नमस्कार, मैं द एक्सप्रेस अपडेट से कोमल ठाकुर। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम, आप किस पद से प्रत्याशी हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस बार डिवाई विधानसभा 68 इस बार तैयारी कर रहे हैं डिवाई विधानसभा से एज ए विधायक प्रत्याशी कह सकते हैं, विधानसभा प्रत्याशी। और पिछले 4-5 सालों से लगातार इस क्षेत्र के जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और जनता ही इस बार, और ख़ासकर अगर मैं युवा वर्ग की बात करूं, तो युवा वर्ग चाहता है कि अब युवाओं का नेतृत्व हो। और जिस समय युवाओं का नेतृत्व होगा तो इस क्षेत्र में भी बदलाव होगा और देश में भी युवाओं की भागीदारी अब सत्ता में होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर युवा क्या करते हैं कि गवर्नमेंट एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन देश ऐसे कमज़ोर हाथों में सौंप रखा है जिनसे कहीं ना कहीं आज देखेंगे कि समाज में, क्षेत्र में अराजकता भी फैलती है। अब कोशिश यही है कि युवाओं को नेतृत्व मिले और एक नई सोच के साथ में एक नई राजनीति को भारत देश जन्म दे। इसीलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और यहाँ क्षेत्र के जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के चल रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आप इस पद से वो कर रहे हैं, तो आप शिक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जैसे एजुकेशन के लिए आप क्या करना चाहेंगे? आपने सही सवाल पूछा। सबसे पहला जो यहाँ का मुद्दा हम लोगों ने पकड़ा था, यहाँ 5.5 लाख आबादी का ये क्षेत्र है, डिवाई विधानसभा क्षेत्र। 5.5 लाख आबादी के क्षेत्र में अगर बात करें कि हमारे इस क्षेत्र के बच्चे इंटर तक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इंटर पढ़ने के बाद में देखें अगर उनको ग्रेजुएशन करनी हो, बीए बीएससी करनी हो, बीएड करना हो, एमए बीएड करना हो, पीएचडी करनी हो, लॉ करनी हो, बीसीए बीकॉम करनी हो, तो इस क्षेत्र को छोड़ करके या तो वो अलीगढ़ जाएंगे या फिर आपका गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा ऐसे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। और इस कारण अगर इस क्षेत्र की अगर साक्षरता दर की बात करेंगे तो ऑन एवरेज 58% है, जिसमें जो हमारे क्षेत्र की जो बेटियां हैं वो बेटियों का तो और भी परसेंट लगभग 44% है, लगा लीजिए। तो इसके लिए हम लोगों ने लगातार पिछले 4.5 साल से ये आवाज़ उठाई है कि इस क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय खुले या फिर कोई आईआईटी या आईआईएम जैसी कोई संस्था खुले या मेडिकल कॉलेज खुले, जिससे इस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं शिक्षा के जो बेहतर माहौल मिले इस क्षेत्र में बच्चों को पढ़ने के लिए। और आने वाले समय में इस क्षेत्र में और जब जैसे ही शिक्षा के अगर अवसर मिलेंगे तो मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में जो किसान मजदूर के बेटे हैं वो सशक्त होंगे और मजबूत होंगे। जी जी सर, आपने ये सवाल बिल्कुल अच्छा किया कि जो हमारे गार्जियंस होते हैं वो लड़कियों को ज़्यादातर बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। जैसे गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, तो इस वजह से हमारी लड़कियां कुछ पढ़ नहीं पाती हैं कि इतनी दूर नहीं भेजते हैं गार्जियंस। तो ये सवाल आपने बिल्कुल सही किया। तो जैसे कि हमारी कुछ कन्याएं होती हैं, गरीबी रेखा से आती हैं, तो उनके योगदान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने एक ऐसा रखा है अपना संकल्प पत्र में, उसको प्रतिज्ञा पत्र हम लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में यदि हम लोग जनता हमें चुनती है, यहाँ के क्षेत्र के लोग हमें चुनते हैं, तो हम लोगों ने जो अपनी सैलरी, जो एक विधायक को एक सैलरी मिलती है उसका 50% हम लोगों ने दान करने का, जो प्रत्येक महीने जो सैलरी मिला करेगी ऑन एवरेज जितनी भी आया करेगी उसका 50% जो गरीब बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं या चाहे माध्यमिक शिक्षा में भी हों लेकिन गरीब परिवार से हैं, तो उनको, उन्हीं बच्चों को हमारा 50% जो आय का वो 50% उन बच्चों की शिक्षा के लिए और एक और उसमें रखा है हम लोगों ने, जो बुजुर्ग हैं, जो 70 साल से ऊपर के हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनका परिवार पालन पोषण नहीं कर पाता, तो उन लोगों को एक शिक्षा और उन बुजुर्गों की दवाई गोली में हम लोगों ने ये प्लान किया है। तो इसलिए उसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं या जो होनहार बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको वो मजबूत करेगा, वो जो बजट होगा। तो सर, आपने ये भी बिल्कुल सही मुद्दा मतलब अपनाया है, आपने ये सही किया है। तो आप स्वच्छता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता के बारे में हम लोगों की टीम बनी हुई है। लगातार हम लोगों ने डिवाई मंडी में, आप देख रहे होंगे अगर आप कभी डिवाई मंडी में गए, अनाज मंडी, अगर देखा जाए कि 7 तहसीलों में सबसे बड़ी मंडी हमारी डिवाई की मंडी है। उसमें साफ़ सफाई को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर अभियान भी चलाया, नेताओं को भी जागरूक किया, क्षेत्र के लोगों को भी जागरूक किया कि कम से कम अपने जो डिवाई मंडी में जो हमारे किसानों की आय का स्रोत है उसमें किसानों को सुविधाएं मिलें, स्वच्छता जो उसमें शौचालय हैं उनका सही हो, पानी पीने का जो स्थान है वो ठीक हो, और उसमें जो जितनी व्यवस्था थी उनकी लगातार हम लोगों ने आवाज़ उठाई। और उसके कारण क्या हुआ है कि डिवाई जो मंडी में अब जो है कुछ स्वच्छता में थोड़ा सा बदलाव आया है। और हालांकि हम लोग और भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये जो क्षेत्र है वो बेहतर बने, स्वच्छ रहें, और जो घाट हैं
जिसको कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि आस्था के नाम से लोग तमाम कूड़ा करकट उसमें फैलते हैं। तो उन लोगों से सबसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि होली का भी पर्व आ रहा है, तो आप लोग अगर गंगा स्नान करने जाएं तो घाटों का भी ध्यान दें, क्योंकि गंगा मैया में इतनी अपवित्रता ना फैले जिससे उसमें कोई ऐसे हानिकारक बैक्टीरिया ना उत्पन्न हो। इसलिए भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं क्षेत्र को। सर, जैसा कि आपने बताया अब होली का पर्व आने वाला है, तो हमारे सभी वोटर सपोर्टर से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे होली के बारे में? एक तो मैं अपने डिवाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। और हालांकि डिवाई विधानसभा छोड़ कर के अगर जितना लोग मुझे सुनता है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंचती है, उन सभी परिवारों को, सभी युवाओं को मेरी बधाई। और जो होली का पर्व है, उस होली के पर्व को आप अच्छे से मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं और कोशिश करें कि कोई ऐसी अनहोनी ना हो। और आप सभी जानते हैं कि अब जैसे जैसे एक मैं आंकड़ा भी बता देता हूं आपको, उत्तर प्रदेश के आंकड़ा है कि पेट्रोल से ज़्यादा नशाखोरी यानी कि शराब आबकारी जो विभाग है उसका बजट, मतलब उसका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। यानी कि पेट्रोल जितना गाड़ियों में लोग नहीं पड़वा पा रहे, उतना ज़्यादा लोग दारू को पी रहे हैं। इससे क्या है कि गाँव में अव्यवस्था फैलती है और लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे पर्व पर, मैं तो बस उनसे विनती करूँगा कि ऐसे कम से कम मतलब इस चीज़ का सेवन करें और अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाएं। सर, जैसा कि देखा जाए कि हमारे आने वाले इसमें मतलब वोटों में कई मतलब वो निकल के आते हैं, वोटर सपोर्टर या उम्मीदवार, ये जो उम्मीदवार निकल के आएंगे वो प्रलोभन देने का काम करते हैं, जैसे कि दारू हो गया, कपड़े का काम, पैसों का काम। तो इनके बारे में आप क्या अपील करना? देखो, आज़ादी को 79 वर्ष हो चुके हैं। 1956 से अगर मैं कहूँ डिवाई विधानसभा का चुनाव हो रहा है। यहाँ पर अगर चुनाव होता है या तो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, और अधिकतर जो आपने बताया कैंडिडेट यही काम करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे करके वोटर को खरीदने का काम करते हैं। और इसी मानसिकता को हम लोगों ने दूर करने के लिए गांव-गांव में जाकर के नुक्कड़ सभाएं, गांव-गांव में जाकर के प्रचार किया, लोगों को जागरूक किया है कि आप जो 5 साल में जब वोट कैंडिडेट आता है, आप उससे इतने सस्ते में सौदा ना करें, क्योंकि वो जो सस्ता सौदा होता है वो आपके बच्चों के जो शिक्षा हो या उसके जीवन के बेहतर करने के लिए आप उसको गिरवी रख देते हैं, यानी बेच देते हैं। तो हालांकि इस क्षेत्र में इस बार मैं समझ रहा हूँ जितना हम लोगों ने प्रयास किया है, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती भी है, जितना युवाओं का साथ मिल रहा है, तो इस बार ये देखने को मिल रहा है कि लोग इन चीज़ों से अब दूर होंगे और वो जागरूक हो रहे हैं समाज, जिससे ऐसी चीज़ों का जो ऐसे कैंडिडेट अगर कोशिश भी करेंगे तो उनका बहिष्कार होगा। क्योंकि अब जो लड़ाई है वो कलम, किताब, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की लड़ाई है और उसी को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। और जनता जागरूक हो चुकी है और डिवाई में बदलाव चाहती है और जो पुरानी घिसी पिटी राजनीति है उससे मुक्ति चाहती है और नए युवाओं को मौका देना चाहती है। तो इस बार देखना आप डिवाई में विधानसभा में बदलाव होगा। जैसा कि हमारे अभी फिलहाल में यूजीसी कानून लागू किया गया था, तो यूजीसी कानून के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी कानून जो इस बार 2026 में आया है, यूजीसी एक्ट, इसको लेकर के जो सरकार ने 118% जो भेदभाव के केस हैं यूनिवर्सिटियों में, जो SC ST OBC छात्रों के साथ होते हैं, उनमें जो बढ़ोतरी हुई है उसी के कारण ऐसे बिल लाने की आवश्यकता पड़ी और वो बिल आया है और हम लोग उसका समर्थन करते हैं। कई हम लोग पोस्ट डाल भी चुके हैं और आने वाले समय में हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि डिवाई पर हम एक बड़ा आंदोलन करें और उस आंदोलन के माध्यम से हम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपें, जिससे जो यूजीसी के जो रेगुलेशन जो बने हैं, जो कानून आया है, वो लागू हो। और सबसे बड़ी बात उसमें जो खामियां हैं उन पर भी चर्चा हो। अगर कुछ खामियां लगती हैं कि किसी के साथ में ऐसे केसेस बढ़ जाएंगे तो उन पर चर्चा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार की मंशा के ऊपर है कि सरकार क्या प्रस्तुत करना चाहती है। लेकिन यूजीसी जो आया है, कहीं ना कहीं जो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो यूनिवर्सिटियों में जो भेदभाव बढ़ता था, जैसे नॉट फाउंड सुटेबल के नाम से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जगह निकलती थी, उन पर ओबीसी के जो पद हैं वो खाली रख दिए जाते थे और आने वाले समय उन्हीं पदों को वो क्या करते थे कि उन्हीं को फिर से मतलब ओपन कैटेगरी में खोल देते थे। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के यूजीसी का कानून बना है और बहुत सारे ऐसे रोहित बेमुला या पायल तड़वी जैसे जो होनहार बच्चे थे वो भेदभाव के कारण आत्महत्या कर रहे थे। तो ऐसे कोई बच्चा जो डिग्री लेने जाए यूनिवर्सिटियों में उसकी लाश ना आए, इसलिए ऐसे यूजीसी कानून बने थे और ऐसे यूजीसी कानूनों लगातार समय समय पर ऐसे कानून बनते रहने चाहिए। हम लोग पूरा उसका समर्थन करते हैं। जी, स्वर्ण समाज के लोगों ने इस पर मतलब विरोध किया था, यूजीसी कानून को लेकर स्वर्ण समाज के लोगों ने विरोध किया था, तो उनका मतलब ये विरोध सही था या बिल्कुल गलत? सवर्ण समाज का मानना था कि उनके साथ में भेदभाव होगा, ऐसी संख्याएं बढ़ेंगी, ऐसा नहीं है इस बिल में। उन्होंने अगर कहीं देखा जाए उसको ठीक से पढ़ा नहीं है। पढ़ा क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें धर्म, जाति, नस्ल
और किसी इनके आधार पर भेदभाव ना हो। और उसमें जो कमेटी बनी थी, जो इस बिल को लेकर के आई थी, जो 10 लोग थे इस कमेटी में, जो यूजीसी के बिल के तहत जो कमेटी बनेगी, उसमें एक एससी है, एक एसटी है, एक ओबीसी है, एक दिव्यांग है, एक महिला है, एक मान 3 रिजर्व हो गए। इसके बाद में महिला वो किसी भी वर्ग से हो सकती है, जो दिव्यांग हैं वो भी किसी भी वर्ग से हो सकते हैं, और बचे 5, वो 5 कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से हो सकते हैं। जब ये पूरी कमेटी बनेगी तो आप बताइए, जब इस कमेटी के समक्ष में अगर कोई भेदभाव का केस जाएगा या कोई गलत केस जाएगा तो वो कमेटी डिसाइड करेगी, और उस कमेटी में सवर्ण समाज के लोग भी होंगे। तो कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ वो 3 लोग ही क्या वो जज होंगे जो फैसला सुना देंगे जिसके, या वो अन्याय करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये जो बिल आया था ऐसा उसमें नहीं था। बस खाली क्या है कि इसको मिसगाइड करने का, कहीं ना कहीं कि भाई सवर्णों के साथ में ये अन्याय हो रहा है, इस तरीके से ये चीज़ें फैलाई गई। हालांकि ऐसा बिल में कुछ नहीं था, क्योंकि इसमें ये भी था जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस वाले व्यक्ति आते हैं उनको भी उसमें रखा गया था, लेकिन उसको ना रख करके इस तरीके से सड़कों पर आना, और कई लोगों ने इस प्रकार की मानसिकता दिखाना कि क्या घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे, तो इस प्रकार के जो बयान आए थे, इस प्रकार के जुलूस निकले थे, तो वो मैं कहता हूं कि वो गलत हैं। और ये कहीं ऐसा नहीं है कि जो, और एक और चीज़ सामने आती है कि जो लोग विरोध करते हैं सवर्ण समाज के, वो कहते हैं कि वो हिंदुत्व का चेहरा लेकर के चल रहे हैं या वो जातिवाद नहीं कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ जो इसका समर्थन कर रहे हैं तो उनको लगता है कि शायद वो जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ना समर्थन करने वाले जातिवादी और ना उसका विरोध करने वाले। अगर वो जातिवादी हैं तो फिर इधर से आपको भी ये लग सकता है। तो ये है जी। बहुत अच्छा बताया सर आपने यूजीसी के ऊपर। तो हमारे ये सवर्ण समाज को ये नहीं लगना चाहिए कि ये उनके खिलाफ है, ये सबके समर्थन में आता है। बिल्कुल को आने वाले समय में क्या हो, समानता हो। भाई अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, चाहे वो किसी भी पिछड़ी जाति से है या दलित समाज से है, अल्पसंख्यक या आदिवासी समाज से है, तो उसको अवसर मिले। और ऐसी कमेटी बने, और हो सकता है इस कमेटी का सुझाव भी ये आया था कि एक ऐसी कमेटी हो जो जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके लिए बने, और नस्ल के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर या फिर राज्य के आधार पर किसी के साथ भेदभाव होता है तो उसके लिए एक अलग कमेटी हो। तो दोनों कमेटी अगर डिफर देखती हैं, एक कमेटी और बनाई जा सकती है, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल ही वापस किया जाए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वापस हो, क्योंकि ऐसे केस बढ़ रहे हैं, और केस बढ़ रहे हैं इसलिए ही ये बिल आया हुआ है। जी कि सर आपको जनता अपना अमूल्य वोट देकर चुनती है, आपको प्रत्याशी बनाती है, तो आप जैसे कि हमारे सड़कों पर हमारे यहाँ के जो किसान भाई हैं, वो जो यहाँ के पशु मतलब बेफिक्र होकर जो घूमते हैं, रास्तों पे चलते हैं, तो उनके बारे में आप क्या करना चाहोगे? ये आपने किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया, और हम लोग इसको लगभग 4.5 साल से, जब से हम लोगों ने इधर स्टार्ट किया है, हम लोगों ने अपने जो संकल्प पत्र में भी और जो हमने पॉइंट लेकर के चले थे उनमें भी था कि गौशालाओं का निर्माण होना चाहिए। नई गौशालाओं का निर्माण हो, और जो पुरानी गौशालाएं हैं उनमें सही तरीके से जो गौ हैं वो सही तरीके से पलें। और ऐसा ना हो, क्योंकि ये देखने को मिलता है कि एक दरवाजे से तो गौशाला में लाए जाते हैं, गाय लाई जाती हैं, और दूसरे दरवाजे से छोड़ दी जाती है। तो ऐसा ना हो, और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर जितनी भी गौशाला बनी हुई हैं उसमें कितनी संख्या है, और क्षेत्र में जो किसानों का फसलों का नुकसान कर रही हैं। आज देखा जाए पूरे क्षेत्र में देखें या फिर सड़कों पर देखें, आज देखें कि किसान खेतों पर रात और दिन बैठा रहता है, अपनी फसलों की रखवाली करता है, और एक बार ऐसा झुंड आता है और एक बार खेत में प्रवेश कर जाए तो पूरा का पूरा किसान की फसल चौपट हो जाती है, और उसकी जो मेहनत की कमाई है वो उसी की आंखों के सामने बर्बाद हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले नई गौशालाओं का निर्माण हो, और जो पुरानी है उनको दुरुस्त किया जाए, उनके चारे पानी का इंतजाम किया जाए। और हर गाँव में है, स्पेस भी है, जगह भी है, सबसे बड़ी बात होता है उसको सही तरीके से उसका क्रियान्वयन करना, उसको सही तरीके से कार्य करना उसका। तो यही है, और कोशिश ये रहेगी। ये नेताओं की सरासर कमी रहती है कि वो नेता हैं, विजिट करें जाकर के, जहाँ जिन गाँव में प्रधानों को जिम्मेदारी दी गई है उन प्रधानों से जवाब मांगे। तो और ये इतना भी पशु नहीं है जितना घूम रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है लापरवाही की। तो लापरवाही पर रोक लगे, और नई गौशालाओं का निर्माण हो, और पुरानी का देख रेख सही से हो। जैसा कि हमारे अभी चर्चे में आ रहा है कि डिवाई जिला बनना चाहिए या अतरौली जिला बनना चाहिए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सा जिला हमें चुनना चाहिए जो कि हमारे लिए बेनिफिट है? देखिए, ये सुनने में आया था, आपने देखा था, खबर भी चली थी कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनना है, और 76वां जो जिला बनाया जाएगा वो अभी आपने देखा होगा कि गंगीरी, अतरौली और डिवाई को, इन तीनों को मिला करके जिला बनने की मांग चली थी।
और अलीगढ़ के डीएम महोदय से राजस्व विभाग ने डाटा मांगा था, यहाँ बुलंदशहर के डीएम महोदय से राजस्व विभाग ने डाटा मांगा था कि कौन सा जिला उपयुक्त रहेगा, कहाँ कितनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं और कैसे कैसे जिले को जो एक रूप है वो कैसे दिया जाए। जिला से जो डाटा मांगा गया था वो लगातार उस पर काम चल रहा है और आने वाले समय में ये घोषणा होगी कि कौन सा जिला बनाया जाए। लेकिन हम लोग डिवाई जिला बनाने की मांग को लेकर के लगातार ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन किए हैं और वो इसलिए भी किए हैं क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से देखें या सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो डिवाई उपयुक्त बनता है। सबसे बड़ी बात आती है, इसमें कारण आता है दूरी का। आप देखेंगे कि डिवाई एक सेंटर में ऐसा पड़ता है कि इधर से आप संभल जाएं तो 30-40 किलोमीटर पड़ेगा, डिवाई से आप अलीगढ़ जाएं तो 40 से 50 किलोमीटर पड़ेगा, डिवाई से आप बुलंदशहर जाएं तब भी 40 से 50 किलोमीटर पड़ेगा और डिवाई से अगर बदायूं जाएं तब भी आपका 60 से 80 किलोमीटर पड़ता है। तो डिवाई एक सेंटर में है जिससे जो उपयुक्त है दूरी के हिसाब से। अगर वहीं दूसरी तरफ करें कि अतरौली को अगर हम जिला बनाएं तो अतरौली से अगर सेंटर से बात करें तो मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर अलीगढ़ है और अलीगढ़ का जैसे जैसे आने वाले समय में विस्तार होगा तो वो अतरौली को अपने आप में समेट लेगा। लेकिन बुलंदशहर का कितना भी अगर विस्तार हो जाए तब भी वो उसका जो विकास कह दें तब भी वो डिवाई तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसलिए सबसे जो पहला कारण है वो पहला ये बनता है दूरी के हिसाब से कि ये बने। दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तब भी। और सबसे बड़ी चीज़ रहती है प्रशासनिक को सुविधा कहाँ पर होती है, कहाँ कितनी ज़मीनें खाली पड़ी हुई है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तब भी हमारे ये डिवाई उपयुक्त बैठता है। और इसमें 4 से 5 घाट हैं। अगर 4 से 5 घाटों का अगर सौंदर्यीकरण कराया जाए तो आप देखेंगे इस जिले में सबसे ज़्यादा पर्यटन के मतलब स्थल बनेंगे और लोग भी बाहर से आएंगे और जिससे सरकार का रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो ये ऐसे आंकड़े हैं और स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से ये जिला बनना है और स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह की जो समाधि है वो नरौरा में स्थित है तो उसका भी सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। और फिर नरौरा परमाणु केंद्र है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर खरा उतरता है कि डिवाई जिला बने। इसी चीज़ को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। तो डिवाई ही उपयुक्त है, जब भी बने वो डिवाई बने। अगर डिवाई नहीं बनता है तो ये मानिए कि डिवाई की जनता के साथ में अन्याय हुआ है। क्योंकि बाबूजी कल्याण सिंह भी कहते थे कि अतरौली मेरा घर है और डिवाई मेरा आंगन है। तो समय आ गया है कि इस आंगन को भी इसका हक मिले, इसका अधिकार मिले, इसलिए ये डिवाई ही उपयुक्त है। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात की। जैसा कि आपने बताया कि हमारे डिवाई में इतने सारे मतलब फील्ड खाली पड़े हैं या इतने घाट आते हैं और हमारी जो डिवाई है उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो सारा ये आसपास का एरिया भी थोड़ा कम उसमें आता है दूरी में। तो इस हिसाब से आपने बिल्कुल सही बात की। हमारा डिवाई जो है वही ज़िला बनना चाहिए, ये बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। और इसी के साथ मैं द एक्सप्रेस अपडेट से